तो माई सेल्फ अन्नू, मैं अन्नू शर्मा आपको आज धुलाई वाली कहानी का वाचन करके सुनाऊंगी। यह कहानी सन 1907 में प्रकाशित हुई थी, जो कि हिंदी की प्रथम लेखिका मानी जाने वाली बंग महिला द्वारा रचित है। काशी जी के दशाश्वमेध, देखिए यहाँ पे कौन से घाट का जिक्र हुआ है। दशाश्वमेध घाट है ना। दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ, कहाँ भागा? गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस दिन के, अब देखिए यहाँ पे समय का भी ध्यान अपन को रखना पड़ता है। 11 बजे, कितने बजे निकला था वो? तो उस दिन के समय 11 बजे थी, ठीक है। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। मतलब नीचे अंधेरा था और ऊपर मनुष्य के रहने के लायक स्थान था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। अब देखिए यहाँ पे बालिका की उम्र बता रहा है 10 बरस। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यजनक और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। अरे, आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। कहाँ से नई बहू को ला रहे हैं? आरे से। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। इसरार मतलब होता है इकरार, मतलब बात किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। देखिए स्टेशन का नाम दिया गया है मुगल सराय स्टेशन। ये लोग सब लोग साथ में मुगल सराय स्टेशन से कहाँ के लिए रवाना होंगे? इलाहाबाद के लिए। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आई ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? आप तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी, इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई है। पर मुझे उसकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी रोटी तक तो खाती नहीं कभी, और तुम पूरी क्यों खाने लगी? इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। अब यहाँ पे पार्ट 2 आ गया। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में उनकी ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं।
ससुराल में एक साले साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। देखिए इनके ससुराल का जिक्र यहाँ पे हो गया। एक साला है, एक साली और एक सास। नवल किशोर इनके दूर के नाते में कौन है? ममेरे भाई हैं। बंसीधर के ममेरे भाई हैं नवल किशोर, पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। मतलब दोनों रिश्तेदारी से ज़्यादा दोस्ती निभाते हैं। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं, मतलब एक जिस्म दो जान जिसको कहते हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर, अब देखिए इन लोगों को जाने का समय बता रहा है। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने के कारण से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। इस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ़ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया सुनाया, अब देखिए गाड़ी वालों ने किराया कितना बताया है, 1.5 रुपया मांगा, तब बंसीधर के ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब मतलब सामान था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल स्टेशन, देखिए यहाँ पे स्टेशन का नाम आया है। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए हो? नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। अब देखिए यह कहानी 1907 की है, तो उस समय जो है वो चल रहा था ना आंदोलन, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा था, उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। अब यहाँ पे राजघाट का भी जिक्र हुआ है और मुगल सराय का भी। वहाँ पर पुल लांघ कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। अब यहाँ पे देखिए मुसाफिरों के बारे में सब अपनी गठरी कैसे संभालने लगते हैं।
रेल भी धीमी धीमी आवाज़ से चलने लगी, है ना। गंभीरता हुई। बंशीधर एक बार चलते हुए गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख आए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, मतलब एक बार देखा है दोबारा फिर दोहरा गए। तेरा के भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो देवढ़े का था, पर देवढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में ही बैठना पड़ा। देखिए यहाँ पे नवल ने टिकट कौन सा लिया था? देवढ़े दर्जे का लिया था, लेकिन बैठे कौन से दर्जे में है? तीसरे दर्जे में। ये भी ध्यान देने वाली बात है। फिर तीसरे दर्जे में बैठे। कलकत्ते से आने वाले मुसाफिर, इसलिए उन्होंने तीसरे दर्जे में बैठना उचित समझा। जिस गाड़ी में बंसी बैठे थे उसके सब कमरों ने मिलाकर कुल 12 स्त्री पुरुष थे। लेकिन लोगों की संख्या भी देखिए, लोगों की संख्या कितनी थी? कुल 10 स्त्री और 10 ही 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगल बगल सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके कहाँ पहुँच गई? मिर्ज़ापुर, है ना, मिर्ज़ापुर पहुँच गई गाड़ी। अब आई बात तीसरे चैप्टर की। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उन्होंने सुझाया कि इलाहाबाद पहुँचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर एक खाने वाले खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती हैं। वह रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो इस समय देवढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। सॉरी दोस्तों। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समझ जाएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुँह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वो बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देख हो रोवल करत हैं। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बौ रही, ये जनाने गाड़ी थोड़े है। दूसरी, तब हो भलू तो कहूँ।
कहकर दूसरी भद्र महिला ने से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूंछिला न, हम कहाँ उतरबू हो। आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव है गोइया। पहली, अरे नाही जानलू, प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानी था। लय कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब औते जात बटले बाटिन, पुन यह साहित तो विचारो विपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतरली है, हो दे पुनः चढ़ली है। दूसरे, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरत मोरे संग रही। दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुरतइहें गड़िया खुली। अब भैया उ गरा फाड़ नरियाई, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाथी काहे के खड़ी होए। पहली, उ मेहररुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रोली हो और कहूँ गाड़ी खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगे। होता है ना, जब कोई गाड़ी में अगर छूट जाए कुछ हो तो हर किसी को अपनी अपनी याद आने लगती है कि ऐसा हुआ था वैसा। वही बातें यहाँ चल रही हैं दोस्तों। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाद न दनाही। हे साहेबवा सुनी तो कल कर तेन ता ले मसूलिया ले। अरे इहों तो नाही कि दूर से आवत रहलेन फरागत के बदे उतरलेन। चौथी, हम तो इसके संगे के न आदमी के देखबो न किहा गोइया। तीसरी, हम देखले रहली हो मजेक टोपी दिहले रहलन को। इस तरह उनकी बेसी पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा हो ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें सब इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुँचा दूँगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए। इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारे को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी सीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। बंसीधर सोचने लगे कि क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी का स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला। का भैया, जो केहू बिना टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका नहीं, ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलन
और अपुआ तउन टिकट ले के चल देहलन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। अब यहाँ पे शुरू हो गया अध्याय 4। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर अपना जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। एक बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत फंसते चले जा रहे हैं। इतने में सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को ले गई है, को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे, अरे यह क्या, सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब किया तुमने। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग कहाँ गई। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर से में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देखने करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़ी प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उससे तो तुमने नाहक रुलाया, वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, ये वाला एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो उन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। हाँ, ये रही आपकी कहानी दुलाई वाली। कैसा लगा आपको दोस्तों, कृपया मुझे बताएं। आपकी साथी सहेली अन्नू शर्मा। राधे राधे दोस्तों। हो सके तो कमेंट, शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। राधे राधे दोस्तों।